नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था कि सामाजिककरण से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं दोस्तों, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए दोस्तों। और आइए दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, इसलिए एक बार शेयर करिएगा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या यूपी टेट या सी टेट। दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दी गई हैं, और ये हिंदी रीजनल का नया बैच। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। दोस्तों क्या है समाजीकरण से तात्पर्य? जल्दी से बताएं, सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। समाजीकरण यानी कि दोस्तों समाज, दोस्तों जो हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया है बालक के अंदर दोस्तों, जैसे ही बालक का जन्म होता है दोस्तों, उसी से दोस्तों उसका धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है। जन्म के बाद क्या होती है दोस्तों, प्रारंभ हो जाती है, धीरे धीरे वह चलना स्टार्ट कर देती है समाजीकरण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम वह समाजीकरण की प्रक्रिया समाज से रिलेटेड चीजें किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, यानी कि अपनी फैमिली से सीखता है दोस्तों। किससे सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है अपने आस पड़ोस से, किससे, अपने आस पड़ोस से। फिर दोस्तों जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर जब वो विद्यालय जाने लगता है तो विद्यालय से। ऐसे ही दोस्तों वो जगह जगह से, हर जगह से, फिर दोस्तों अपने दोस्तों से। ऐसे दोस्तों वह समाजीकरण की प्रक्रिया उसके, वह बालक के अंदर आती है। वह चीज़ों को सीखता है, जानता है कि कौन से नैतिक कार्य हैं, कौन से अनैतिक कार्य हैं। इनके बारे में दोस्तों उसका विकास होता है, समाजीकरण का उसका विकास होता है। तो सामाजिक वातावरण में दोस्तों वो क्या करता है, अपने आप को उस समायोजन में ढालता है, उसके अनुकूल ढलता है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो सामाजिक मानदंड बनाना नहीं, वो समाज में बड़ों का सम्मान करना नहीं दोस्तों, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बना के वह समाजीकरण का तात्पर्य यह होता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य होता है कि सामाजिक वातावरण में वो अपने आप को उसी के अनुसार ढाले दोस्तों, और उसके अनुकूल चले। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाई के बीच का संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। दोस्तों समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण मैंने अभी आपको बताया, जो समाजीकरण होता है दोस्तों, इसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। क्या होता है, समाज के अनुसार हमें चलना होता है। समाज के अनुसार दोस्तों हमें समायोजन बनाना पड़ता है, उसी के अनुकूल हमें चलना पड़ता है। जो समाज में दोस्तों धर्म है, नीतियां हैं, जो समाज में दोस्तों कानून बनाए गए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें दोस्तों कार्य करना पड़ता है। जैसे कि हमारे समाज में दोस्तों ये कानून है कि हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, अपने राष्ट्रीय पशु का दोस्तों संरक्षण करना चाहिए, न उसका दोस्तों शिकार करना चाहिए, उनका संरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें समाज के अंतर्गत ही हम चीजों को सीखते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों उन मानदंडों के अनुकूल ही हमें चलना पड़ता है। तो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन इज द समाजीकरण दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बाकी नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट है समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या इन सभी से। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, आ सकता है ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। ये सी टेट और सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है, क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों समाजीकरण की प्रक्रिया, जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, मैंने आपको बताया ना, तो इसमें दो पद्धति होती है दोस्तों, या दो इकाई आप कह सकते हैं। समाजीकरण की इकाइयों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें दो इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं? दो इकाइयां होती हैं। एक प्राथमिक इकाई होती है, या फर्स्ट इकाई आप कह सकते हैं, एक द्वितीयक इकाई होती है, या सेकेंड इकाई आप कह सकते हैं दोस्तों। तो जो प्राथमिक इकाई होती है, जो होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? प्राथमिक इकाई के अंतर्गत हमारी आता है पहले परिवार।
कौन आता है दोस्तों? हमारी फैमिली आती है। क्या आती है? हमारी फैमिली आती है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे आस पड़ोस आते हैं। कौन आते हैं? हमारे आस पड़ोस आते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारे दोस्त। कौन आते हैं? हमारे दोस्त दोस्तों, जो कि हमारे करीब होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जो कि हमारे करीब होते हैं, वो जिनसे हम पहले अटैचमेंट होता है हमारा, जिनसे हम पहले जुड़ते हैं दोस्तों, वही प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आते हैं या फर्स्ट इकाई के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमारा परिवार है दोस्तों, इनसे हमारा अटैचमेंट होता है दोस्तों। हम पहले इन्हीं से जुड़ते हैं, इन्हीं से हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने आस पड़ोस से जानते हैं कि जैसा आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार होता है तो हम समझते हैं यार ऐसा भी व्यवहार होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर दोस्तों हम अपने दोस्त चयनित करते हैं। दोस्त हमारे दोस्तों होते हैं, वो जैसे उनकी भाषा होती है, उनकी भाषा के बारे में सीखते हैं, उनके धर्म के कल्चर के बारे में सीखते हैं, सारी चीज़ें की जानकारी हमें होती है। तो ये चीज़ है दोस्तों। और दोस्तों सेकंड इकाई की बात की जाए, द्वितीय इकाई की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत हमारा आता है विद्यालय आता है दोस्तों। क्या आता है? विद्यालय आता है। विद्यालय आता है, मीडिया आता है। मीडिया से दोस्तों हम चीज़ों को सीखते हैं, मीडिया आता है। और दोस्तों धार्मिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, धार्मिक स्थल आते हैं, जो धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वो है, तो वहाँ से हम चीज़ों को सीखते हैं। ये क्या है? ये द्वितीय इकाई के अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्राथमिक इकाई, द्वितीय इकाई ये है सामाजिकरण की प्रक्रिया। जैसे बच्चे बस सीखते हैं, किससे सीखेंगे दोस्तों? हमारे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं, यानी सभी से। यानी इसमें ऐसा कोई नहीं है जिनसे कि बालक न सीखता हो दोस्तों, सभी से सीखता है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका था? हरलॉक का था, टीपी नन का था, मैकडूगल का था, रॉस का था। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं, या दोस्तों ये जो वैज्ञानिक होते हैं, इन जो कोई भी तथ्य कहते हैं या कोई भी कंटेंट जब लाते हैं तो उन पर रिसर्च करते हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं बोल देते हैं दोस्तों बातों को। तो इन्होंने कहा कि जो सामाजिक प्रत्याशाओं का अनुरूप व्यवहार की जो योग्यता है का अधिगम सामाजिक विकास ही, वही दोस्तों क्या कहा जाता है? सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कहा था आपके, न रॉस ने कहा था, न मैकडूगल ने कहा था, टीपी नन ने कहा था, हरलॉक ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? हरलॉक ने ये बात कही थी कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही क्या कहा जाता है? सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कंटेंट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में ऐसे कंटेंट भी पूछे जाते हैं, आप देख लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए आप, सी टेट का, यूपी टेट का या सुपर टेट का, हमेशा दोस्तों कंटेंट भी पूछे जाते हैं। 1 से 2 कंटेंट भी हमारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। आइए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य पूछ रहा है, कौन सा है दोस्तों? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है दोस्तों? प्राथमिक लक्ष्य है, सहायता परक व्यवहार है। जल्दी से आंसर बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से सारे बच्चे इसका आंसर बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चों का। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों सामाजिक मूल्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सामाजिक मूल्य की। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं दोस्तों? हम जानते हैं जो सामाजिक मूल्य होता है, न प्राथमिक लक्ष्य होगा, न मूल प्रवृत्तियां होंगी, न आक्रामकता की आवश्यकता। सहायता परक व्यवहार दोस्तों क्या होता है? सहायता परक व्यवहार करना ही सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। कैसे? आइए जानते हैं दोस्तों। जो सामाजिक व्यक्ति होता है वो लोगों की सहायता करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं दोस्तों। कोई दुखी है, दुख में सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना होती है। धार्मिक धर्म का कार्य करते हैं दोस्तों। हाँ, किसी की मृत्यु हो गई उसमें दोस्तों वो करते हैं। दान हो गया, सहयोग करना, धर्म में कार्य करना दोस्तों, ठीक है। भूखे को वो करना, भोजन करवाना। तो किसी भी तरह से लोगों की क्या करना, मेन उद्देश्य है कि लोगों की सहायता करना। जो सामाजिक मूल्य है दोस्तों मेन यही है कि लोगों की किसी भी तरह से लोगों की सहायता करना, निस्वार्थ भाव से। कोई भी उसमें आपका स्वार्थ न छिपा हो, कोई भी स्वार्थ न हो कि यार इनकी मैं सहायता करूंगा तो बदले में मुझे ये मिलेगा, ये नहीं दोस्तों। आजकल लोगों की बहुत ही गंदी सोच है, जहां तक मैं देख रहा हूं आजकल दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लोग आजकल
जो हमारा जो मीडिया का ज़माना आ गया है दोस्तों, जो मीडिया का ज़माना आ गया है, लोग यहाँ पे एक बच्चा या कोई व्यक्ति है दोस्तों जिसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो लोग तुरंत मोबाइल से उसका पहले वीडियो बनाने लगते हैं। क्या बनाने लगेंगे? वीडियो बनाने, अरे यार सब्सक्राइब जल्दी हो जाएंगे, अरे यार लाइक ज़्यादा मिलेगा, अरे यार वो हो जाएगा। तो ये क्या है? आप वीडियो बना रहे हैं उसको आप शो ऑफ कर रहे हैं। अरे भाई पहले उसकी मदद तो करिए, उसको उठाइए, उसको क्या दिक्कत है, उसको चोट वोट तो नहीं ले, उसके बाद आप दोस्तों वो करिए, उसको समझाइए कि वीडियो बनाना आवश्यक है, पहले उसकी मदद करना आवश्यक है दोस्तों, वीडियो बनाने नहीं। लोग ये होते हैं वीडियो बनाते हैं, कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, वीडियो बनाना शुरू हो गया। अरे भाई अगर आपसे हो सके जाके आप समझाइए, भाई क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीज़न, आप जो लड़ रहे हैं ये चीज़ें सही नहीं है। आप जाइए घर पे, अपने दोस्तों घर पे भी वार्तालाप हो सकती है, बैठ के शांति से चीज़ों की समस्या का समाधान हो सकता है। तो आप हो सके शायद आपकी बात किसी को समझ में आ जाए दोस्तों, तो आप समझा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये नहीं लोग तुरंत दोस्तों वीडियो बनाना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें गलत है आजकल। तो इस सहायता परक जो व्यवहार होता है दोस्तों, जैसे लोग दान करते हैं, सहयोग करते हैं, धर्म, तो ये चीज़ें कोई निस्वार्थ भाव से, तो सहायता परक व्यवहार ही सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था दोस्तों, यानी आप जानते होंगे गिरोह अवस्था किस आयु से संबंधित है? कहते नहीं गैंग एज, हाँ गैंग एज किसे कहा जाता है दोस्तों? गैंग एज किसे कहा जाता है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप मालूम होगा आपको गैंग एज, मैंने आपको बताया है दोस्तों, मैंने पढ़ाया है आपको विकास से संबंधित, डेवलपमेंट विकास, शारीरिक विकास से संबंधित चीज़ों से हुई थी विकास, उसमें बताया गया था, जो अवस्था के बारे में बताया गया था, मैंने दोस्तों आपको बताया था इन्फेंसी स्टेज, जो हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। शैशवावस्था, फिर आपका है दोस्तों शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा क्या है किशोरावस्था, तीसरा क्या है, चौथा क्या है किशोरावस्था। ये आपकी दोस्तों 4 स्टेज होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था है दोस्तों, ये उत्तर बाल्यावस्था और ये किशोरावस्था, ये 4 अवस्थाएं आपकी दोस्तों, जो कि शैशवावस्था मैंने आपको बताया था जन्म से क्या, जन्म से 2 वर्ष। शैशवावस्था कितनी है? जन्म से 2 वर्ष है, कुछ लोग 3 वर्ष बताते हैं। पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों 2 से 6 वर्ष, 2 से कितनी, 2 से 6 वर्ष बताया जाता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष, कितनी, 6 से 12 वर्ष बताई जाती है। किशोरावस्था कितनी है दोस्तों? 18, 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष आपकी क्या होती है, किशोरावस्था मानी जाती है दोस्तों, 12 से 18। तो ये आपके विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो जो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों, ये शैशवावस्था के अंदर ही समाहित होती है। रिसर्च किया गया काफी कि जो बालक पूर्व बाल्यावस्था में जो चीजें करता है वो शैशवावस्था के ही अंतर्गत आता है। तो ये 2 से 6 वर्ष हो गया। और आपका एज क्या है दोस्तों कि गिरोह एज, अगर आप जानते हैं गैंग एज है, तो मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था इसे कहा जाता है दोस्तों। बाल्यावस्था यानी जिसकी एज कितनी होती है, 6 से 12 वर्ष होती है। तो देखिए 6 से 10 या 6 से 12 वर्ष के बीच में कौन सा आंकड़ा दिख रहा है आपको? 3 से 6 वर्ष, ये नहीं होगा। 8 से 10 वर्ष के बीच में 6 से 12 का दिख रहा है, यानी गैंग एज इसी को कहा जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। और सामाजिकरण की जो इसमें होती है गिरोह अवस्था, इसी एज में होती है। तो 8 से 10 वर्ष में ये सामाजिकरण होगी, या बाल्यावस्था आप कह सकते हैं, गैंग एज कहा जाता है इसको। बी इज द राइट आंसर, ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल में संगत सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, या समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सारे बच्चे आंसर दें। प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है आपसे, जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों मुझे इसमें ये ऑप्शन लग रहा है कि बच्चे में विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
ये बात थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है दोस्तों कि सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, आप उनको कोई भी बात बता देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। यानी यही निगेटिव बात कही जा रही है, बाकी बातें सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए दोस्तों, प्रजातांत्रिक कक्षा होना चाहिए, सभी के लिए स्थान बराबर, सभी के लिए अवसर बराबर, हर चीज होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये भी बात सही है। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को भी सीखना होता है, ये भी सारी बात सही है दोस्तों। यही बात थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं मेरे सारे शेर शेरनी, मेरे सारे बच्चे तुरंत आंसर इसका देंगे। बहुत ही अच्छा, क्योंकि इतना समझाने पे भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो गया दोस्तों, तब तो फिर बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल है आपका। कि परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से पहला पाठ आप कहाँ से पाते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है आपका समाजीकरण का? तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर देगा। बिल्कुल सही, आपके पहला पाठ हम पाते हैं कहाँ से? फैमिली से। और हमारी फर्स्ट टीचर कौन होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारी फर्स्ट टीचर कौन होती है दोस्तों? हमारी फर्स्ट टीचर जो होती है वो हमारी होती है माँ। हमारी फर्स्ट टीचर कौन होती है? हमारी माँ होती है, हमारी मदर्स होती है दोस्तों। वही हमें बोलना सिखाती है, वही हमें चलना सिखाती है, वही हमें सारी चीज़ें सिखाती है, क्या गलत है क्या सही है, शिष्टाचार कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों हमारी माँ ही हमें सिखाती है। तो दोस्तों एक माँ ही ऐसे जादूगर होती है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक बच्चा दोस्तों जो भूखा होता है, बिना कहे ही वो समझ जाती है कि मेरा बच्चा भूखा है, बिना कहे ही वो समझ जाती है कि मेरे बच्चे को दुख है, दर्द है। तो ये हमारे पास दोस्तों गॉड गिफ्टेड एक, हमारे उस ईश्वर ने हमें एक ईश्वर रूपी एक माँ दी है दोस्तों, जिससे सभी को सम्मान करना चाहिए। हो सके दोस्तों आपको लगता है कि कभी कभी हमारी माँ गलतियाँ कर जाती हैं, तो ये होता है कि अरे यार, तो उनका सम्मान करिए, उनको समझाइए कि ये चीज़ है दोस्तों, ये नहीं कि आप उन्हें अपमानित करें दोस्तों। तो ऐसा नहीं होता, जो वृद्धावस्था में हो जाता है कभी कभी माइंड नहीं काम करता दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है ना वृद्ध और बालक एक समान होता है दोस्तों, ये माना जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ है, लोग स्टेटस लगाते हैं इतना। अभी मदर्स वो आया था दोस्तों, आपने देखा होगा, काफ़ी स्टेटस लगा था, काफ़ी वो था इतना, यानी उसमें एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही थी, लिखा था दोस्तों कि इतना लोग माँ से प्यार करते हैं, पर आज क्या रीज़न है कि जो देखते हैं आप वृद्धाश्रम है वो माँओं से भरा होता है। अगर इतना ही प्रेम है अपनी माँ से, तो ऐसा रीज़न क्यों है, क्या कारण है कि वृद्धाश्रम ये भरे पड़े हुए हैं दोस्तों आजकल? तो ये बस स्टेटस में लगाना दोस्तों और ये करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। मन से मानना चाहिए कि जब बचपन में आपको उसकी आवश्यकता थी, आप दोस्तों पूर्णतः जब होती है बालक, जब शैशवावस्था में होता है, जब वो 1 वर्ष या 2 वर्ष का होता है, पूर्णतः दोस्तों आपका पूरा अस्तित्व किस पे होता है? आपकी माँ पे निर्भर होता है। जब आपको भूख लगती है, आप रोते हैं, वही आपका दोस्तों भोजन कराती है, वो करती है, सारी चीज़ें आपकी केयर करती है। तो वृद्धावस्था में भी दोस्तों आपका एक दायित्व बनता है, चाहे सही चाहे गलत दोस्तों, आपको भी उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। तो विद्यालय हमारे समाज का पहला पाठ क्यों होती है? हमारी फैमिली से ही सीखते हैं हम दोस्तों। तो ये बिल्कुल परिवार से इज द राइट आंसर, ठीक है। प्राथमिक है, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व होता है खेल से, बाल साहित्य से, दिनचर्या से, या संचार माध्यम से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है क्वेश्चन, और सुपर टेट में भी दोस्तों, कि बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व क्या होता है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है खेल के माध्यम से, गेम के माध्यम से। किसके माध्यम से? गेम के माध्यम से दोस्तों बच्चों का सामाजिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। न कि दोस्तों सामाजिक विकास, बल्कि शारीरिक विकास भी। जैसा कि आपने जानते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है, बॉडी डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से होती है। तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आपका मस्तिष्क भी दोस्तों, माइंड भी स्वस्थ है, तो आपका सामाजिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होगा। आप जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, सारी चीज़ों का दोस्तों। और जब आप गेम खेलते हैं दोस्तों, तो एक टीम वर्क की तरह खेलते हैं। सारे लोग दोस्तों एक साथ मिल के गेम को जिताने का प्रयास करते हैं। कोई एक व्यक्ति दोस्तों गेम को नहीं जिता सकता, सारे लोगों का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ है दोस्तों, सामाजिकरण का विकास हम सबसे ज़्यादा खेल के माध्यम से ही होता है दोस्तों। ये चीज़ है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। दोस्तों एक टीचर बन के आपको
और सोचना है, आंसर देना है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल के, अनुशासन की अनुभूति का विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुना के। मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोस्तों इस चीज़ को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से किसी भी बच्चे का, अगर जिसने मेरी सामाजिकरण वाली जो भी कल वीडियो थी आपने देखी होगी क्लास, तो ये क्वेश्चन तुरंत आप पकड़ लिए होंगे कि क्या होना चाहिए एक शिक्षक को, जिससे वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सके। सही रूप दोस्तों, आप एक टीचर हैं, क्या है, एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक हैं दोस्तों। तो एक जो बालक होता है दोस्तों, जब अपने परिवार से जब निकलता है दोस्तों, तो वो विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो विद्यालय में दोस्तों उसके दोस्तों का इफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसके टीचर्स का इफेक्ट बहुत है। तो वो अपने टीचर को दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं कि जो कि अटैचमेंट अध्यापक से ऐसा होता है, और अध्यापक का भी अपने बच्चों से अटैचमेंट ऐसा जुड़ जाता है दोस्तों, जैसा कि मेरा होता है, बच्चों से जुड़ जाता है दोस्तों, कि वो उनके दुख सुख हर चीज को समझते हैं, क्या समस्या है, क्या रीजन है, क्या कारण है कि इस बालक को चीजें समझ में नहीं आ रही है, और उस बालक के साथ अच्छा बिहेवियर करें। तो वो बालक भी दोस्तों बहुत ही सम्मान करते हैं गुरु का, बहुत ही अपना हीरो मानते हैं गुरु को, टीचर्स को, कि यार जीवन में बनना चाहिए तो ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। कभी भी किसी भी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये दूसरी जात का है, ये। अगर दोस्तों ये चीज़ आपने की ना, तो आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी? वहीं पर शून्य हो जाएगी। आप जितने भी दोस्तों आप शिक्षित हो, आपके पास जितनी डिग्रियां हो, आप नेट हैं, जीआरएफ हैं, आप बीएड हैं, एमएड है, कुछ भी हैं, पर जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई दोस्तों, आप यानी कि जात के धर्म के लिए, धर्म से काला गोरा ये भेदभाव करना शुरू कर दिए, तो वहीं पे आपकी शिक्षा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो एक शिक्षक को दोस्तों बालक क्या होता है, उसके आदर्श रूप को देख के बालक उसी की कॉपी करना चाहता है दोस्तों। तो क्या है आदर्श रूप के बर्ताव दोस्तों, जैसा, यानी कि इसका आंसर ये होगा कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्य को विकसित कर सकता है। कैसे? आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऐसा नेचर आप बालक के सामने रखिए, ऐसा व्यवहार रखिए कि बालक को लगे कि यार वाकई में अगर व्यक्तित्व होना चाहिए तो सर की तरह होना चाहिए, वाकई में अगर कार्य करना है तो सर की तरह ही कार्य करना है। तो ये चीज है। तो आदर्श रूप से बर्ताव करके आप उसका सामाजिक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, या बालकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। क्या होगा? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप मुख्यतः है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी बच्चे देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे प्रयास देने का प्रयास करें दोस्तों। क्या होगा? बहुत बढ़िया। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है दोस्तों। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप से मुख्य रूप से क्या होता है? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास नहीं होगा, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, ये तो बिल्कुल बात गलत है। अगर एक साथ रहते तो शायद बात बन सकती थी, पर अलग रहने की बात है नहीं। बाल्याकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता स्वस्थ सामंजस्य नहीं दोस्त। ये होगा बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। तो दोस्तों जो हमारा सामाजिक विकास है, बाल्यावस्था की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बाल्यावस्था की बात हो रही है। सामाजिक विकास के रूप मुख्यतः जब दोस्तों बालक व बालिका जब एक साथ रहते हैं दोस्तों, तो वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को समझते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं दोस्तों, कि क्या होता है, क्या इमोशंस होते हैं, क्या रीजंस होते हैं। सारी चीज़ों को जब वो समझते हैं तो उनका दोस्तों सामाजिक विकास होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति सामाजिक विकास के रूप में मुख्यतः होती है बाल्यावस्था में दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। या प्राथमिक एजेंसी पूछा जा सकता है, द्वितीयक एजेंसी पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया था, या प्राथमिक इकाई या द्वितीयक इकाई, ये पूछा जा सकता है। प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या है दोस्तों? सरकार है, मीडिया है, परिवार है, या विद्यालय है? प्राथमिक पूछा है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों सभी बच्चे, और इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सामाजिकरण होता है दोस्तों, दो माध्यम होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। मैंने आपको बताया दो होते हैं, जिसमें प्राथमिक की बात हो रही है। इसमें किसमें हो रही है? प्राथमिक की बात हो रही है। तो प्राथमिक मैंने आपको बताया ना क्या आती है? फैमिली, यानी कि परिवार। क्या आता है? परिवार आते हैं।
बाकी दोस्तों जो द्वितीयक में आ गए आपके मीडिया आ गई, आपका विद्यालय आ गया, ये क्या हो गया, ये द्वितीयक में हो गए। बाकी सारी चीजें क्या है, परिवार के अंतर्गत आ गए दोस्तों, ठीक है। और अगर बात की जाए सक्रिय एजेंसी, दो एजेंसियां भी होती हैं आपकी, सक्रिय एजेंसी और एक निष्क्रिय एजेंसी या पैसिव एजेंसी, एक्टिव एजेंसी या पैसिव एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी भी होती है। सक्रिय एजेंसी जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, इसका आप पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। क्या करते हैं, सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे परिवार हो गया, हमारे दोस्त हो गए दोस्तों, दोस्त हो गया हमारा दोस्तों, विद्यालय हो गया, हमारा आस पड़ोस हो गया, क्लब हो गया, ये इनका दोस्तों क्या होता है, हमारे पास सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और जो निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अगर निष्क्रिय एजेंसी की बात की जाए, निष्क्रिय एजेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो वहां पे हमें जाके दोस्तों चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीधा सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गया, क्या हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया दोस्तों, और क्या हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, और दोस्तों एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी जाके हमें दोस्तों पुस्तक ढूंढनी पड़ेगी, पुस्तकी ज्ञान लेना पड़ेगा, तो वहां जाके हमें वो करना पड़ेगा, तब दोस्तों उसका प्रभाव हमारे पे पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों, निष्क्रिय एजेंसी, सक्रिय एजेंसी, प्राथमिक इकाई, द्वितीयक इकाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है, परिवार है, कंप्यूटर है, अनुवांशिकता है या राजनीतिक दल है। प्रमुख कारक पूछा है दोस्तों, तो आप जानते हैं समाजीकरण का सबसे अभी तक बात हो रही है कि सबसे प्रमुख या इंपॉर्टेंट कारक कौन सा होता है या प्रथम कारक कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है फैमिली। क्या होती है, हमारी फैमिली होती है, जो कि समाजीकरण में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कारक होती है। क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कारक होती है, एक प्रमुख कारक होती है। और भी चीजें हैं, अनुवांशिकता भी हमारा दोस्तों समाजीकरण में वो होता है, व्यक्तित्व कारक होता है। क्या होता है, व्यक्तित्व कारक के रूप में अनुवांशिकता आएगा, ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। किसकी भावना हमें विकास करनी है, सामाजिक भावना के विकास हमें करना है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना है, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना है, बच्चों के स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना है, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीटेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चा थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट होके थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के आंसर देगा तो उसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों बात हो रही है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने, किसकी, सामाजिक भावना का विकास आप किस प्रकार से करेंगे बालक में। तो क्या विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करेंगे, नहीं, त्योहारों का आयोजन करके कभी नहीं हो सकता। अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करके, भाई बैठक करके अभिभावक यानी उनके पेरेंट्स क्या करें, गप्पे मारे तो हो जाएगा सामाजिक विकास, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विद्यालय में बाल मेला आयोजित करें, बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों बच्चों के स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार किया जाए, यानी कि उनके बीच में क्या किया जाए, कंपटीशन रखा जाए। क्या किया जाए, कंपटीशन रखा जाए, गेम रखे जाए, और क्या करते हैं दोस्तों, कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाए, जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता हो गई दोस्तों, और कुछ दोस्तों 26 जनवरी 15 अगस्त पे दोस्तों कोई भी नाटक हैं उनको दोस्तों पार्टिसिपेट किया जाए, लोग बच्चे पार्टिसिपेट करें, गेम हुआ। तो इससे दोस्तों बालक का क्या होता है, सामाजिक भावना का उसका क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजों से एक्टिव होता है, जब जुड़ता है तो चीजों के बारे में जानता है दोस्तों। तो ये चीजें है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कारक पूछा है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। आर्थिक तत्व है, सामाजिक परिवेश जन तत्व है, शारीरिक तत्व है या वंशानुगत है। दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों, जल्दी से बताएं कौन सा होगा, कौन सा तत्व होगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पूछ रहा है दोस्तों, कौन से तत्व होंगे। आर्थिक तत्व नहीं होगा दोस्तों, शारीरिक तत्व यहाँ नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, सामाजिक परिवेश जन तत्व जो होते हैं दोस्तों वो बच्चों को क्या करते हैं, सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर व्यक्तित्व यही पूछा होता कि सामाजिक विकास के व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तित्व सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते, तो हम कह सकते थे वंशानुगत होता है, शारीरिक तत्व होता है, आर्थिक,
पर दोस्तों यहाँ पूछा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला क्वेश्चन, जरा ध्यान से बचिएगा कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात की गई है, तो ये दोस्तों क्या होगा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चे को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह कार्य देना यानी ग्रुप वर्क, कैसा कार्य दे रहे हैं आप, समूह वर्क, ग्रुप कार्य आपको करना है, ऐसा आप दे रहे हैं। इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। क्या होता है, क्या होगा दोस्तों, आप क्या करवा रहे हैं, समूह कार्य करवा रहे हैं, ग्रुप में कार्य करवा रहे हैं, तो क्या होगा, इसका होगा कि भाई सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, उनमें कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। अरे यार कि वो जानेंगे कि यार किसी भी काम को अगर हम अकेले कर रहे हैं तो समय ज्यादा लगेगा, अगर वही कार्य दो लोग मिलकर करेंगे तो उस समय क्या, वो कार्य क्या होगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा और अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो उससे ये हमें पता चला कि एकता में कितनी शक्ति होती है दोस्तों। तो वो चीज है, वो भावना बच्चों के अंदर आएगी और वो एक दूसरे से परस्पर सहायता करेंगे, सहायता करने की भावना आएगी कि हाँ भाई कोई भी अगर कठिन कार्य है, अगर हम एक दूसरे की सहायता करें तो उस कार्य को हम सरलता से कर सकते हैं, ये भी भावना बच्चों के अंदर आएगी। तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपस में बात ना किया जाए, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जो कुछ अराजक तत्व हैं जो आपस में बात करते रहते हैं दोस्तों, तो वो वही होगा जब सीटेट का उनका रिजल्ट आएगा, यूपी टेट का रिजल्ट आएगा या सुपर टेट का, तो वो रोएंगे कि अरे यार मेरा रिजल्ट खराब हो गया, वो हो गया। तो पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए, ठीक है। चलिए, मेन 17 समाचार पत्रों में कहानियां एवं किरदारों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। समाचार पत्रों में कहानियों में चयन करना एवं प्रस्तुत करता है जो कि केवल जो पुरुष एवं महिला दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। तो वो प्रभावी रणनीति क्या है, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक जेंडर को बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आंसर बताएं इसका क्या होगा, सारे बच्चे आंसर दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या होगा, कह रहा है दोस्तों समाचार पत्रों में से कहानियां एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों की गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। यह क्या कहलाएगा, क्या कर रहा है, पुरुष और महिला दोनों का क्या करते हैं, गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, क्या कराएगा दोस्तों, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिका को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, लैंगिक जेंडर को बढ़ाने नहीं, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। दोस्तों जो लैंगिक और जेंडर रूढ़िवादिता होती है दोस्तों, उसका सामना करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा होनी है, ये टॉपिक पढ़ाना है दोस्तों, ये मैं आपको बहुत जल्द पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे हमेशा हमारे से जैसे जेंडर रूढ़िवादिता होती है, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों कि लड़कियों को कमजोर वर्ग माना जाता है, बच्चों को अधिक वर्ग का माना जाता है, ये होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो यही सब चीज़ें होती है दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता होती है, तो इनके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता कहलाती है जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिक या जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। सामाजिक भूमिका के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या कहलाती है, सारे बच्चे आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहलाती है दोस्तों, बहुत बढ़िया। जो कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, बात हो रही है किसकी, सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण। दोस्तों वो क्या कहलाती है दोस्तों, सामाजिक जो हमें भावनाएं होती है, भूमिकाएं होती हैं, जो समाज से हमें मिलती है, वो क्या होती है, जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। भूमिका क्या कहलाती है, जेंडर रूढ़िबद्धता कहलाती है, जिससे कि दोस्तों बालक वर्ग को अधिक शक्तिशाली माना जाता है और लड़कियों को कमजोर माना जाता है। दोस्तों सिर्फ लड़कियां ही क्या कहते हैं खाना बना सकती हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते, ऐसी सोच है। लड़कियां ही गाना गा सकती हैं, लड़के नहीं गाना गा सकते, लड़के ही फौज में भर्ती हो सकते हैं, लड़कियां नहीं भर्ती हो सकती। ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता है। ये बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये सामाजिक वो है, ठीक है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। क्या कर रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है, जेंडर पक्षपात है
जेंडर पहचान है, जेंडर सभ्यता, जेंडर समरूपता। बिल्कुल समझ में आ रहा है, सीधा सीधा आंसर होगा। जेंडर पक्षपात है, क्या कर रहा है, जेंडर पक्षपात कर रहा है। आप एक टीचर हैं, आप लड़कियों को नहीं बल्कि बॉयज पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप यानी जेंडर पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य सिर्फ बॉयज कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है आज के जमाने में जो गर्ल्स नहीं कर सकती दोस्तों, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीजें गलत है, जेंडर पक्षपात नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी। इसको कम करना है आपको, जेंडर रूढ़िवादिता को, तो ये आप कौन सी पद्धति अपनाएंगे। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करेंगे, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल सही आपने कहा कि जेंडर पक्षपात में परिचर्चा करेंगे। दोस्तों आप बच्चों में परिचर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या हैं, गलत हैं, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे, बालकों को बताएंगे कि जेंडर पक्षपात करना क्या है, गलत है। सारे बच्चे एक समान होते हैं, क्या होते हैं, एक समान होते हैं दोस्तों, कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दोस्तों आज के युग में सारी चीजें दोस्तों है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि लड़कियां नहीं कर सकती और जिसे लड़के नहीं कर सकते, दोनों दोस्तों एक समान होते हैं। तो ये हम परिचर्चा करेंगे, बच्चों में डिस्कस करेंगे, चीजों के बारे में बताएंगे, तभी बच्चे जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, शिक्षार्थियों के हंसों प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। कक्षा कक्ष जेंडर में लिंग विभेद क्या है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों शिक्षार्थियों को निष्पादन प्रभावित नहीं करता, बल्कि शिक्षार्थियों के हंसों प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज है और बाकी गलत। ठीक है, छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तक कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता को निष्पादन करती हैं, भाषा और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। ऐसा छात्राओं की बात हो रही है दोस्तों, गर्ल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो गर्ल्स होती है दोस्तों मैथ की बात की जा रही है, मैथ्स में जो होती है दोस्तों, गर्ल्स जो होती है मैथ में होती है, अपनी उम्र की लड़कियों की तरह ही गणित में वो भी क्या होते हैं, लड़कों की तरह ही वो भी दोस्तों क्या होती हैं, अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी मैथ बहुत ही कमजोर होती है, अपनी उम्र की तरह वो भी उनकी भी मैथ भी अच्छी होती है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये नहीं कि उन्हें आप समझिए कि मैथ उनकी बहुत ही कमजोर। चलिए दोस्तों, ये नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग है, ई बुक्स से लिखी गई है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं आज सामाजिकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।